I'm Lata Chachia, Assistant Professor Chemistry, Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Government PG College, किशनगढ़। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए रिजिड रोटेटर को पढ़ा था, जहां हमने मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर मानकर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल एनर्जी और सिलेक्शन रूल को डिस्कस किया था। ठीक है, जहां हमने देखा था कि जब मॉलिक्यूल को हमने रिजिड रोटेटर माना था और उसका रिजिड रोटेटर मान के जब स्पेक्ट्रा हमने लिया, तो जो स्पेक्ट्रा था उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो डिफरेंस था, यानी स्पेक्ट्रल लाइन में जो सेपरेशन था वो 2b का था। ठीक है, बट हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन में जो डिफरेंस था, वो जो सेपरेशन था स्पेक्ट्रल लाइन में, वो कांस्टेंट 2b का सेपरेशन नहीं था। क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइन में जो सेपरेशन था वो जे की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो सेपरेशन था वो 2b का नहीं रह के 2b से कम कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रहे हैं तो वह जो मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं होता है। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रहा है तो उसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड क्या होगा, रिजिड नहीं होके कैसा होगा, इलास्टिक होगा। बॉन्ड रिजिड नहीं होके कैसा होगा, नॉन रिजिड होगा। ठीक है, और इस इलास्टिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल में रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी होंगे। ठीक है, इस इलास्टिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल में रोटेशन के दौरान क्या होंगे, वाइब्रेशन भी होंगे, और वाइब्रेशन की वजह से बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रेचिंग भी होगी। बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रेच भी होगा बॉन्ड पे, और कंप्रेशन भी होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ में क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ। ठीक है, और सेकंड थिंग कि इलास्टिसिटी की वजह से यदि बॉन्ड लेंथ में क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में यदि चेंज आया है तो रोटेशनल कांस्टेंट में भी क्या होगा, चेंज आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रोटेशनल कांस्टेंट b है उसका मान क्या होता है, h/8π² IC। ओके, अगर मैं I की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है, I = μr²। ओके, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, I क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि b यदि रोटेशनल कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वह क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यानी यदि r वेरी करेगा, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज आएगा तो रोटेशनल कांस्टेंट में भी क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल रोटेट होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर रोटेट होगा तो उसमें दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मॉलिक्यूल रोटेट होगा, ठीक है, ये कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, और डायटोमिक मॉलिक्यूल जब रोटेट होगा तो वो कौन से एक्सिस से रोटेट होगा, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ मास से रोटेट होगा। सेंटर ऑफ मास वो एक्सिस है जहाँ से मॉलिक्यूल में क्या होगा, रोटेशन होगा, तो मॉलिक्यूल बैलेंस में रहेगा। ठीक है, तो यदि ये रोटेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में तो दो तरह के अपोजिट फोर्स आपस में काम करेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के पास में, ठीक है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर या सेंटर से अपार्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में लग रहे हैं। ठीक है,
जब मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल रोटेट होता है, जब रोटेट होना शुरू होता है यानी स्टार्ट हो रहा है मॉलिक्यूल रोटेट होना, तब क्या होता है कि ये जो दोनों फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों क्या होते हैं, आपस में बैलेंस में होते हैं, ठीक है। यानी जब मॉलिक्यूल रोटेट होना शुरू होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ जे की लोअर वैल्यू पे, ठीक है, जे की लोअर वैल्यूज़ पे, ठीक है, मॉलिक्यूल रोटेट होना शुरू हो रहा है, उस टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, आपस में बैलेंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल में फास्ट रोटेशन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल में फास्ट रोटेशन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, जे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो एट हायर वैल्यू ऑफ जे क्या होगा, सेंट्री जो फ्यूगल फोर्स है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, यदि फास्ट रोटेशन हुए मॉलिक्यूल्स में, फास्ट हो रहा है रोटेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान यदि बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाना चाहेंगे तो मॉलिक्यूल के जो बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज़ हुई तो क्या हो जाएगा, बी का मान, अभी हमने बात की थी कि बी का मान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हुई है, तो क्या होगा, रोटेशन कांस्टेंट के मान में क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल रोटेशनल कांस्टेंट बी इज डिक्रीजेज, ठीक है। सो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइन डिक्रीजेज स्टीडली विथ इंक्रीजिंग जे वैल्यू, ठीक है। यदि आर इंक्रीज़ हो रही है, अभी हम क्या देख रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रोटेशनल कांस्टेंट बी का मान क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। यदि बी का मान डिक्रीज़ हो रहा है तो जैसे कि हमने रिजिड रोटेटर में पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो दो क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइन में, क्रमागत जो स्पेक्ट्रल लाइन में कितने का डिफरेंस था, हम देख रहे थे कि रिजिड रोटेटर में हमको जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी वो 2b 4b 6b 8b इस तरह से हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, और जो दो क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइन में कितने का डिफरेंस था, 2b का, कितने का डिफरेंस था, 2b का, ठीक है। तो यदि b का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हम देख रहे हैं जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जा रहे हैं, यानी जे की वैल्यू जब बढ़ती जा रही है, रोटेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो b के मान में क्या हो रही है, कमी आती जा रही है। तो स्टार्टिंग में जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें इतना कंसिडरेबल चेंज नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन होना शुरू हुआ है तो बी के मान में इतनी कमी नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दो सक्सेसिव जो स्पेक्ट्रल लाइन है, तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बी का मान जो होना चाहिए था उससे क्या होता जाएगा, कंसिडरेबली कम होता जाएगा, ठीक है। आगे बस मुझे जो स्टार्टिंग में जे की वैल्यू है उसमें इतना चेंज नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बी का मान कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है रिजिड रोटेटर के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हमें क्या ज़रूरत होगी, मॉडिफिकेशन की, ठीक है। और उसके बाद जो हमें रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन है ई जे इजिकल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1 माइनस एच की पावर 4 अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के
जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर। तो ये जो हमें मिलेगी एनर्जी वो है जूल में, ठीक है। अब हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर इन्वर्स में अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जूल वाली एनर्जी को एच से हम डिवाइड कर देंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो हमें किस में मिल जाएगी ऊर्जा, सेंटीमीटर इन्वर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही एच स्क्वायर अपॉन जो हमें जो जूल में ऊर्जा मिली है उसको हमने एच से डिवाइड किया, तो हमारे पास में क्या आया, बी जे जे प्लस 1, जो ये किसकी एनर्जी थी, जब मॉलिक्यूल को हमने रिजिड माना था तब क्या था, बी जे जे प्लस 1। उसमें से हम कौन सी टर्म को माइनस कर रहे हैं, माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो डी यहाँ पर क्या है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान है h की पावर 3 अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी, ठीक है। ये है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जो कि क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। यदि रिजिड रोटेटर की एनर्जी में हम किसको माइनस कर दिए, जो हमने करेक्शन टर्म है माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर को हम माइनस कर दें, तो हमें एनर्जी जो सेंटीमीटर इन्वर्स में मिलेगी वो किसकी होगी, नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी होगी। यानी रिजिड रोटेटर में हमें इस करेक्शन टर्म को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जे यहाँ वही है, जे 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने अभी बात की थी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट में, यहाँ पर हमने के और सी की बात कर रहे हैं। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और के यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट, जिसका मान क्या है, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू, ठीक है। और यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी की पावर 3 अपॉन डी। जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो 10⁻³ सेंटीमीटर इन्वर्स ऑर्डर की होती है, ठीक है। और बी यहाँ पर, बी यानी रोटेशनल जो कांस्टेंट है वो 10 सेंटीमीटर ऑर्डर का है, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू जो होगी वो 10⁻³ सेंटीमीटर इन्वर्स ऑर्डर की होगी, जो कि बहुत स्मॉल है, बहुत कम है कंपेयर्ड टू बी, ठीक है। जो रोटेशनल कांस्टेंट का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डी का मान बहुत कम है, रोटेशनल कांस्टेंट का मान 10 सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो डी की जो वैल्यू है वो 10⁻³ सेंटीमीटर इन्वर्स की है। यानी जो डी का मान है वो बहुत बहुत कम है बी के मान से। इसी वजह से जो स्मॉल जे वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पर जो करेक्शन टर्म को हम माइनस करेंगे तो वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल रहेगी, ठीक है। क्योंकि डी का मान कम है तो स्मॉल जे वैल्यू के लिए जब हम करेक्शन टर्म को माइनस करेंगे तो वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, डी का मान नेग्लिजिबल रहेगा, यानी वैल्यूज़ में इतना चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे जे की वैल्यू हायर होती जाएगी, 10 या फिर ज़्यादा होती जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रिशिएबल चेंज आएगा, ठीक है, यदि हम डी के टर्म को माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रा की। तो ये तो यहाँ पर जे वैल्यू है और उसकी एनर्जी दिखाई शो हो रही है यहाँ पर देखो, और ये है नॉन रिजिड रोटेटर और उसकी एनर्जीज़ हैं जे वैल्यू के लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या हम देख रहे हैं कि जे इज इक्वल टू 0 पे जो ऊर्जा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जे की स्मॉलर वैल्यू पे हम देख रहे हैं रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर में यदि हम कंपेयर करें तो लोअर वैल्यू पे आप देखोगे तो डी का मान बहुत कम होने की वजह से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। जे इज इक्वल टू 0 में जो रिजिड रोटेटर की एनर्जी है वो लगभग नॉन रिजिड रोटेटर के बराबर ही है, ठीक है। जे इज इक्वल टू 1 में भी लगभग सिमिलर है,
2 में भी लगभग सिमिलर है। उसी तरह से 3 में हम थोड़ा सा माइनर चेंज देख रहे हैं, ठीक है। 4 में जाएंगे, जैसे 5 में जाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जे का मान बढ़ता जाएगा, तब जो करेक्शन टर्म को हम यदि माइनस करेंगे तो कंसिडरेबल चेंज आना शुरू होगा। हमें कमी जे का मान यदि बढ़ता जाएगा तब दिखाई देगी, न कि लोअर वैल्यूज़ पे, ठीक है। उसी तरह से हमने बात की थी स्पेक्ट्रल लाइन की। तो स्पेक्ट्रल लाइन रिजिड रोटेटर में जो मैं ब्लू से लिखा हुआ है यहाँ पे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, तो यहाँ आप देख रहे हो कि कितने का डिफरेंस है, 2B का डिफरेंस है। ब्लू लाइंस के बीच में देखना आप, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर दो क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइन में 2B का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन, ठीक है, रेड लाइन आप देखोगे कि तो ये है रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है। और नॉन रिजिड रोटेटर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि नॉन रिजिड रोटेटर में लगभग इक्वल है, और धीरे धीरे हम जैसे जैसे स्पेक्ट्रल लाइन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसके मान में क्या हो रही है, कमी आती जा रही है, ठीक है। यानी जो सेपरेशन 2B का नहीं रहेगा, 2B से क्या होता जा रहा है, अब ये देखो कम होता जा रहा है। ये जो 2B का जो डिफरेंस है वो 2B का नहीं रह के जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये 2B का मान 2B नहीं रह के 2B से कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर वही है। रिजिड रोटेटर के लिए भी डेल्टा जे क्या है, ±1, और नॉन रिजिड रोटेटर के लिए भी डेल्टा जे ±1, ठीक है। जैसा कि रिजिड रोटेटर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। और जो माइनस साइन है वो किसके लिए है कि इमिशन हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ हम देख रहे थे कि यदि मॉलिक्यूल जे से J+1 में जाएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो क्या था, डेल्टा E = 2B हायर वैल्यू, यानी J से J+1 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये हायर वैल्यू क्या है, J+1। तो डेल्टा यदि मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में प्रमोट हो रहा है तो एनर्जी कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको, 2B J+1। और यहाँ J+1 क्या है, जिसमें प्रमोट हो रहा है, जैसे J+1 जैसे 0 से 1 में जा रहा है तो J+1 क्या है यहाँ पर हमारे पास में 1, ओके। और नॉन रिजिड रोटेटर में यदि मॉलिक्यूल J से J+1 में अगर मॉलिक्यूल जा रहा है तो ऊर्जा क्या होगी, 2B J+1, ठीक है, रिजिड रोटेटर की जो थी, माइनस, अब करेक्शन टर्म हम यहाँ पर क्या माइनस कर रहे हैं, 4D J+1 का होल थ्राइस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल J = 0 से J = 1 में जाएगा तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो मिलेगी, जहाँ पर हमें पहले जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी वो 2B पे मिल रही थी रिजिड रोटेटर में, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 2B - 4D सेंटीमीटर इनवर्स। यदि मॉलिक्यूल J = 1 से J = 2 में जाएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी नॉन रिजिड रोटेटर के लिए वो 4B - 32D सेंटीमीटर इनवर्स। यदि मॉलिक्यूल J = 2 से J = 3 में जाएगा तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो मिलेगी 6B - 108D, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि D टर्म अब क्या हो रही है यहाँ पर, कंसिडरेबल। स्टार्टिंग में तो इतना माइनस करेंगे तो D का मान बहुत कम होता है B से, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं D के मान की, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडरेबल चेंज आएगा। तो जो डिफरेंस है दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में, जो 2B का होना चाहिए वो 2B का नहीं रह के 2B से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हमने देखा उससे हमें पता चल रहा है कि जैसे रिजिड रोटेटर में जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो इक्वी डिस्टेंस पे थी, 2B के डिफरेंस पे थी, लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर में जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन गोज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग J वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन
फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन 2b माइनस 32d माइनस करेंगे हम 2b माइनस 4d। तो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो डिफरेंस जो हमें 2b का रिजिड रोटेटर में मिल रहा था वो हमें मिलेगा यहाँ पे नॉन रिजिड रोटेटर में 2b माइनस 28d। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड जो स्पेक्ट्रल लाइन में रिजिड रोटेटर में सेम इक्वी डिस्टेंस पे होने की वजह से 2b का डिफरेंस आ रहा था वो हमें यहाँ पर मिलेगा 2b माइनस 76d। ओके, तो ये हमने नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ा है। नॉन रिजिड रोटेटर में हमने क्या देखा है कि मॉलिक्यूल में जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि नॉन रिजिड रोटेटर में हम मॉलिक्यूल को क्या मान रहे हैं, मॉलिक्यूल कम्प्लीटली रिजिड नहीं होता है, मॉलिक्यूल कैसा होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है उसमें यदि मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और यदि मॉलिक्यूल में एक रोटेशन होगा तो उसमें 100 टाइम वाइब्रेशन होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, इलास्टिक होता है, न कि मॉलिक्यूल रिजिड। ठीक है।